हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका। क्लास 12 के बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए पिछले वीडियो में हमने बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट का पहला पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया था। और आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि उस पार्ट से रिलेटेड नोट्स आपको पीडीएफ फाइल की फॉर्म में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक एक दिया गया है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने पिछले वीडियो को देखा होगा और आपको वो नोट्स मिल गए होंगे। फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो आपका चैप्टर है फर्स्ट, इसका जो दूसरा पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और एज यूजुअल इससे रिलेटेड नोट्स भी आपको पीडीएफ फाइल की फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ फाइल डाउनलोड करिए और आपको वो नोट्स अवेलेबल होंगे। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा था तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो भी देखिए, और जो इस चैप्टर का पहला पार्ट था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको भी समझिए। पिछले वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल कैरेक्टर है, लेकिन केवल रिप्रोडक्शन के बेसिस पर ही आप किसी ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन अक्सर नहीं भी होता है, फिर भी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में कैटेगराइज किए जाते हैं। तो ये उनका अकेला फंडामेंटल कैरेक्टर नहीं है या उनका बेसिक कैरेक्टर नहीं है, लेकिन वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। वहाँ पर आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल की हम लोग बात कर चुके हैं। रिमाइंडर के तौर पर आपको फिर से बताते चलें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक यूनिपेरेंटल मैथड है, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है और उस पेरेंट की हेल्प से जो अगली जनरेशन है वो तैयार होती है, चाहे वो किसी वेजिटेटिव मेथड के थ्रू हो, चाहे वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू हो, या किसी और एसेक्सुअल मेथड के थ्रू हो, जिसमें आपको बाइनरी फिशन की बात करी थी, फ्रेगमेंटेशन की बात हुई थी, बडिंग की बात हुई थी, रीजनरेशन की बात हुई थी। ये सारे मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सेकेंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉमन है। लगभग सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किस तरह डिफर है, उसमें एक तो बात ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ बाई पेरेंटल मैथड। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये एक बाई पेरेंटल मैथड है, और जब आप बाई पेरेंटल मैथड कहते हैं तो इट मीन्स के इस तरह के रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल एंड फीमेल पेरेंट्स की फॉर्म में, जिनको कैटेगराइज करते हैं। तो एक तो पहला पॉइंट ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ बाई पेरेंटल मैथड। दूसरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड में जो प्रोसेस है वो बेस्ड है गैमीट्स पर। गैमीट्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने वाले स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन्हीं पर बेस्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में, वो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। वो गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे और उनके फ्यूजन से, या उनका जो फ्यूजन है वो कहलाता है फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसको जाइगोट कहते हैं। या तो ये जाइगोट डायरेक्टली नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, या फिर ये पहले एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा और उसके बाद वो नए इंडिविजुअल में डेवलप होगा। तो गैमीट्स आर द स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनते हैं, आइदर इन देयर स्पेशलाइज्ड सेल्स और इन देयर सेक्स ऑर्गन्स। और उनमें
आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट करके एक नया इंडिविजुअल बनाने की कैपेसिटी होती है। डायरेक्टली गैमीट्स जो हैं जर्मिनेट करके नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए एक ख़ास बात यह कि अगर आपसे कहा जाए क्या डिफरेंस है बिटवीन स्पोर एंड गैमीट, क्या अंतर होता है दोनों के बीच में, तो स्पोर्स जो हैं दे आर केपेबल इन डायरेक्टली जर्मिनेटिंग इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। स्पोर्स केपेबल होते हैं, सीधे सीधे वो अपने आप को डायरेक्टली जर्मिनेट कर सकते हैं जिससे कि नया ऑर्गेनिज्म बनता है। गैमीट्स में जो ये डायरेक्ट जर्मिनेट करने की कैपेसिटी होती है ये नहीं होती है। वो पहले आपस में फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करने के बाद फर्टिलाइजेशन कंप्लीट करने के बाद वो आगे चलकर नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसमें एक तो पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद जाइगोट और एम्ब्रियो बनेगा और उससे फिर नया इंडिविजुअल डेवलप होगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है वो ज़्यादा एडवांस्ड और ज़्यादा फेवरेबल माना जाता है कंपेयर टू एसेक्सुअल मेथड। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड से ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं ना तो वो आपस में एक जैसे होते हैं और ना वो अपने पेरेंट्स की कार्बन कॉपीज होते हैं। आपने पिछले वीडियो में देखा था एसेक्सुअल मेथड में आपको बताया गया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ईच अदर एंड सिमिलर टू देयर पेरेंट, तो वो कहलाते हैं क्लोन्स। तो क्लोन्स जो हैं वो अपनी पेरेंट की कार्बन कॉपीज होते हैं और आपस में भी सिमिलर होते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म के साथ ऐसा नहीं होता है। वो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन होते हैं विद देयर पेरेंट्स एंड अमंग देमसेल्व्स। तो वो एक जैसे नहीं होते हैं, उनमें वेरिएशन होते हैं और ये वेरिएशन जो हैं अपने पेरेंट्स से जो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंसेस हैं, जो वेरिएशन है, इसी वजह से दीज organisms are more suitably adapted for their environment। जितने ज़्यादा वेरिएशन होंगे किसी ऑर्गेनिज्म में, ख़ासतौर से जेनेटिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन होंगे, वो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट के लिए उतना ही ज़्यादा वेल अडेप्टेड होगा, उतना ही ज़्यादा अडेप्टेशन शो करेगा और उतना ही ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की उसमें कैपेसिटी होगी। तो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा अडेप्टेड होते हैं, ज़्यादा सुटेबल होते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, लॉन्ग रेंज ऑफ अडेप्टेशन एंड टॉलरेंस होती है। ये कैरेक्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज्म में नहीं होते हैं क्योंकि उनमें वेरिएशन नहीं होते हैं। वेरिएशन की वजह से जो नए जीन्स जो बनते हैं, जिनकी वजह से वेरिएशन आते हैं, उनकी वजह से अडेप्टेशन की कैपेसिटी में वृद्धि होती है, अडेप्टेशन की कैपेसिटी बढ़ती है ऑर्गेनिज्म की और वो अपने एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा आसानी से अडेप्ट हो जाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्रिफर किया जाता है इसीलिए ओवर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेल अडेप्टेड हैं अपने एनवायरनमेंट में। चलिए आगे बात करते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी में है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है? तो जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की अर्ली स्टेज होती है, वो अर्ली स्टेज जो है ऑर्गेनिज्म की वो कहलाती है जुवेनाइल स्टेज। जुवेनाइल स्टेज का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो अर्ली स्टेज जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए अभी तैयार नहीं है, उसकी अभी ग्रोथ हो रही है। ये जुवेनाइल स्टेज जो वर्ड है ये यूज़ करते हैं नॉर्मली एनिमल्स के लिए। प्लांट्स के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो नॉर्मली होता है वेजिटेटिव स्टेज या वेजिटेटिव फेज।
तो अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी जुवेनाइल स्टेज में है या अपनी वेजिटेटिव स्टेज में है, इसका मतलब ये है कि उसमें अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई है, वो अपनी इनिशियल स्टेज में है, अपनी अर्ली स्टेज में है। जब ये जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज उसकी खत्म हो जाएगी तो उसकी मैच्योरिटी की स्टेज आएगी और तब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाएगा। तो बिफोर onset of sexual maturity all living organisms are under juvenile phase or their vegetative phase। अब ये डिफरेंस याद रखिएगा कि वेजिटेटिव फेज जो है वो अर्ली स्टेज है फॉर प्लांट्स, और अगर आप एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो उनके लिए जो अर्ली स्टेज है वो नॉर्मली जुवेनाइल फेज कहलाती है। आपको कैसे पता चलेगा प्लांट्स में कि उनकी जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज खत्म हो गई है और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हैं? तो वो पता चलता है बाय द इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग सीजन या फ्लावरिंग स्टेज। तो जब भी कोई और प्लांट जो है वो फ्लावरिंग स्टार्ट करता है, इट मीन्स उसकी वेजिटेटिव फेज खत्म हो गई है या उसकी जुवेनाइल फेज खत्म हो गई है और अब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। आपको पता होना चाहिए कि जो फ्लावर्स हैं प्लांट्स के अंदर, वो फ्लावर्स जो हैं वो, आपसे अगर डेफिनेशन पूछी जाए कि फ्लावर क्या होते हैं, तो फ्लावर इज अ modified shoot which meant for sexual reproduction। यानी कि जो फ्लावर्स हैं वो ऐसी मॉडिफाइड शूट या ब्रांचेज हैं जिनका जो मेन फंक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करना है, और उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो पार्ट हैं, एंड्रूशियम एंड गायनोशियम। एंड्रूशियम वाला पार्ट स्टेमन से मिलकर बना होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं और वो मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑन देयर जर्मिनेशन, और जो गायनोशियम वाला पार्ट है वो फीमेल पार्ट है जिसके कार्पल जो है वो ओवरी चैम्बर्स बनाते हैं और उनके अंदर ओव्यूल होते हैं जिसके अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं जिनको आप एम्ब्रियो सैक कहते हैं, और वहाँ पर एग सेल होती है जो फीमेल गैमीट का काम करती है। तो फ्लावरिंग जो है यानी कि प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स, वो इंडिकेशन होता है इस बात का कि प्लांट्स में सेक्सुअल स्टेज जो है वो शुरू हो गई है। जो एनिमल्स हैं उनके अंदर भी ऐसे इंडिकेशन होते हैं कि व्हेन दे आर सेक्सुअली मैच्योर। कुछ एनिमल्स में ख़ासतौर से फीमेल के अंदर, मोस्टली इन मोस्ट ऑफ केसेस फीमेल के अंदर ओवरी और ओवरी से रिलेटेड कुछ ग्लैंड्स में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं जिसके बाद ये इंडिकेशन होता है कि वो सेक्सुअली मैच्योर हो गई हैं और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में केपेबल हैं। तो कुछ एनिमल्स में जो इस तरह के चेंजेस आते हैं फीमेल के अंदर, वो चेंजेस कहलाते हैं ऑस्ट्रस साइकिल। और जो एप्स हैं, ह्यूमन बींग्स भी जो हैं और उनके अलावा जो दूसरे एप्स हैं, जो प्राइमेट्स हैं दूसरे, उनके अंदर फीमेल में जो इस तरह के चेंजेस आते हैं उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या मेंस्ट्रुअस साइकिल कहते हैं। तो ये जो दो साइकिल हैं फीमेल के अंदर, उसकी ओवरी और उससे रिलेटेड ग्लैंड्स में जो चेंजेस आते हैं उससे ये पता चलता है कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केपेबल है। कुछ ऐसे एनिमल हैं जो थ्रू आउट ईयर कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और वो कंटिन्यूअस ब्रीडर कहलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनके पर्टिकुलर सीजन होते हैं, साल में केवल कुछ खास समय पर ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके अलावा उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो डिसकंटिन्यूअस ब्रीडर भी कहलाते हैं। आपके लिए कुछ और टर्म्स हैं जो आपको अक्सर वो कन्फ्यूजन होता है उनके बारे में जब आप उन टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। एक टर्म है यहां पर, ये प्लांट से रिलेटेड है, मोनोकार्पिक प्लांट्स।
अक्सर ये टर्म जब पूछी जाती है तो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि ये शायद गायनोशियम से रिलेटेड कोई टर्म है, और उनका आंसर होता है कि प्लांट्स हैविंग सिंगल कार्पल इन देयर गायनोशियम आर मोनोकार्पिक प्लांट। ऐसा नहीं है, ये एक दूसरी तरह की टर्म है। मोनोकार्पिक आर दोज प्लांट्स which give flower once during their life cycle। ऐसे प्लांट जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में केवल एक बार फ्लावर देते हैं, उनमें फ्लावरिंग केवल एक बार होती है, उनको मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। आपके चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिया है, उसको याद रखिएगा, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। ये नीली कुरेंजी कहते हैं इसको। तमिलनाडु और केरल और कर्नाटक के बॉर्डर के पास में जो नीलगिरी हिल्स हैं, उनका नाम ही इस प्लांट की वजह से पड़ा है, क्योंकि ये प्लांट जो है इसमें ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं, और ये वहाँ पर हिल स्लोप्स जो हैं उनके ऊपर बहुत डेंस फॉरेस्ट की फॉर्म में ये प्लांट पाया जाता है, और जब इसमें फ्लावरिंग होती है तो वो पूरा एरिया ब्लूइश शेड का दिखता है, इसीलिए वो हिल रेंज जो है वो नीलगिरी कहलाती हैं। ये एक मोनोकार्पिक प्लांट है, स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, और ये अपने पूरे लाइफ साइकिल में केवल एक बार फ्लावर देता है। और ऐसे जो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं उनमें से कुछ प्लांट जैसे बैम्बू है या अगेव अमेरिकाना है, उनका लाइफ साइकिल अक्सर 100 साल से भी ज़्यादा का होता है, लेकिन उतने लाइफ साइकिल में वो नॉर्मली वेजिटेटिव फेज में रहते हैं, सिर्फ एक बार फ्लावरिंग देते हैं, और नॉर्मली वो उनके लाइफ साइकिल का एंड पीरियड होता है, क्योंकि जैसे ही वो फ्लावरिंग देते हैं अपने लाइफ में पहली और आखिरी बार, उसके बाद उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो मोनोकार्पिक आर दोज प्लांट विच प्रोड्यूस फ्लावर्स वंस इन देयर लाइफ साइकिल। और ये भी याद रखिएगा साथ में कि मोस्टली दीज प्लांट्स आर पेरिनियल। अब कोई साहब कह सकते हैं कि जो सीजनल या एनुअल प्लांट हैं फिर वो भी मोनोकार्पिक हुए, क्योंकि वो भी अपने लाइफ साइकिल में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन इस डेफिनीशन में, मोनोकार्पिक प्लांट की डेफिनीशन में नॉर्मली उन प्लांट्स को शामिल किया जाता है विच आर पेरिनियल इन देयर लाइफ स्पैन। पेरिनियल वो प्लांट्स होते हैं जिनका लाइफ साइकिल मोर देन 2 ईयर्स तक होता है, चाहे वो 10 ईयर हो, 50 ईयर हो या 100 ईयर हो। तो जो पेरिनियल प्लांट हैं और उसके बाद भी वो अपने लाइफ साइकिल में केवल एक बार फ्लावरिंग करते हैं, वो मोनोकार्पिक प्लांट्स कहलाएंगे। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है, याद रखिएगा, और इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को अगर आप कैटेगराइज करें तो उसमें कुछ अलग अलग फेजेस हैं, कुछ अलग अलग उसमें इवेंट्स हैं, और वो इवेंट्स या फेजेस जो हैं उनको अगर आप कैटेगराइज करें तो वो तो जो उसमें फेजेस या इवेंट्स हैं उसमें एक फेज है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, और इस प्री फर्टिलाइजेशन फेज में 2 फेजेस होंगी। एक है गैमीटोजेनेसिस, दूसरी है गैमीट ट्रांसफर। इसके बाद दूसरी फेज है फर्टिलाइजेशन, और तीसरी फेज है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जिसको एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी कहते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है वो 3 इस तरह से फेजेस में डिवाइड रहता है। अब इसमें से प्री फर्टिलाइजेशन फेज जो है मींस वो फेज जो फर्टिलाइजेशन से पहले होगी, उसमें 2 पार्ट हैं। गैमेटोजेनेसिस मींस
फॉर्मेशन ऑफ गैमीट या प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। तो ये जो फेज है गैमेटोजेनेसिस, इसमें गैमीट फॉर्मेशन होगा। अगर वो लोअर प्लांट्स हैं, मींस एल्गी हैं, फंजाई हैं, तो उनके अंदर तो स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जो गैमीट का फॉर्मेशन करती हैं, लेकिन हायर प्लांट्स में और मोस्ट ऑफ एनिमल्स में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पर भी एक और आपके लिए डिमार्केशन है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक ही तरह के गैमीट्स बनते हैं, उनमें मेल फीमेल गैमीट्स का मार्फोलॉजिकली कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो वो होमोगैमीट्स कहलाते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म होमोगैमेटिक कहलाते हैं। कुछ ऐसे दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं या मेजॉरिटी ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर बनने वाले गैमीट्स जो हैं वो मार्फोलॉजिकली डिफर होते हैं। वो आधे गैमीट उसमें मेल गैमीट के फॉर्म में बनते हैं और आधे फीमेल गैमीट के फॉर्म में। मार्फोलॉजिकली और स्ट्रक्चर के बेस पर भी उनमें डिफरेंस होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हेट्रोगैमेटिक कहलाते हैं जिनमें दो तरह के गैमीट्स बनते हैं। तो लोअर ऑर्गेनिज्म्स में मोस्टली होमोगैमेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके मेल फीमेल गैमीट में नॉर्मली कोई डिफरेंस नहीं रहता है, जैसे एल्गी हैं या फंजाई हैं। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है, हायर एनिमल है, हायर प्लांट है, वो हेट्रोगैमेटिक होंगे, उनके अंदर मेल फीमेल गैमीट का क्लियर कट डिफरेंस होता है। नॉर्मली अगर गैमीट बन रहे हैं किसी में और वो हेट्रोगैमेटिक भी है, तो उसमें जो मेल गैमीट होगा उसको या तो स्पर्म कहते हैं, नॉर्मली ये एनिमल में वर्ड इस्तेमाल करते हैं मेल गैमीट के लिए अगर मेल गैमीट है वो, या फिर उसको एंथेरोजॉइड कहते हैं। एंथेरोजॉइड जो वर्ड है ये नॉर्मली लोअर प्लांट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फंजाई में और एल्गी में, और इसके अलावा ब्रायोफाइट्स में नॉर्मली जो मेल गैमीट्स बनते हैं उनको एंथेरोजॉइड्स कहते हैं। और जो एनिमल्स हैं उनके अंदर जो मेल गैमीट्स बनते हैं उनको स्पर्म्स कहते हैं। कभी कभी स्पर्मेटिड वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ड भी मेल गैमीट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मेल गैमीट या तो स्पर्म कहलाएंगे, स्पर्मेटिड कहलाएंगे या एंथेरोजॉइड कहलाएंगे, और जो फीमेल गैमीट हैं वो नॉर्मली ओवा या एग कहलाते हैं। तो दो तरह के ये गैमीट बनते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें, ख़ासतौर से ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो उनके अंदर जो ये स्पर्म बनाने का जो मैकेनिज्म है, जो स्पर्म यानी कि मेल गैमीट बनने की जो मैकेनिज्म है वो कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये मैकेनिज्म जो है वो आपको देखने को मिलेगा टेस्टिस के अंदर, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है। और जो फीमेल गैमीट यानी कि ओवा या एग बनने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है oogenesis। और ये मैकेनिज्म आपको मिलेगा ओवरी के अंदर, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एनिमल्स के अंदर टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, जिसके बाद स्पर्म्स या स्पर्मेटिड्स बनेंगे जो मेल गैमीट की तरह बिहेव करते हैं, और जो ओवरी है जो कि फीमेल पार्ट है उसके अंदर oogenesis की प्रोसेस होगी, जिसके बाद ओवा या एग्स बनेंगे जो फीमेल गैमीट की तरह काम करते हैं। अच्छा, आप में से कोई साहब ये बता सकते हैं कि प्लांट्स के अंदर ये दोनों तरह के मैकेनिज्म कहाँ होते हैं? तो याद रखिएगा, हम हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं जो कि बहुत क्लियर कट सेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। उनके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं, अब पॉलन ग्रेन्स क्या है, आप में से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि पॉलन ग्रेन्स आर मेल गैमीट। ये गलत कॉन्सेप्ट है। आप याद रखिए, पॉलन ग्रेन्स आर गैमीटोफाइट, वो गैमीट नहीं है, वो गैमीट प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर हैं, वो मेल गैमीटोफाइट है। पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन से मेल गैमीट बनते हैं। हर पॉलन ग्रेन के जर्मिनेट करने पर उससे दो मेल गैमीट बनते हैं जो पॉलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। तो प्लांट्स के अंदर मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन जो है वो पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन से प्रोड्यूस होते हैं मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है, और उनके जर्मिनेशन से जब मेल गैमीट बनते हैं उसको डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। जो फीमेल गैमीट है हायर प्लांट्स में, वो
ओवरी वाले पार्ट के अंदर बनते हैं। ओवरी वाले पार्ट के अंदर ओव्यूल होते हैं और उन ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद जो मेगास्पोर्स बनते हैं उनके जर्मिनेशन से एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बनता है और उस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर एग सेल होती है जो फीमेल गैमीट की तरह काम करती है। तो लोकेशन जो है एनिमल और प्लांट्स के अंदर मेल फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन की वो डिफर है और मैकेनिज्म भी काफ़ी डिफर है, लेकिन बेसिक आइडिया जो है वो सेम है कि अगर हेट्रोगैमेटिक ऑर्गेनिज्म है तो उसमें दो तरह के गैमीट बनेंगे, मेल और फीमेल गैमीट, और अगर होमोगैमेटिक है उसमें सेम टाइप के गैमीट बनेंगे। नॉर्मली ये होता है कि जो फीमेल गैमीट होता है ये साइज में बड़ा होता है और इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस स्टोर रहते हैं और ये नॉन मोटाइल होता है। ऐसा क्यों होता है? और इसके कंपैरिजन में अगर आप मेल गैमीट को देखें वो हमेशा मोटाइल होता है और उसके अंदर बहुत कम न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस होते हैं और वो हमेशा मूव करने में कैपेबल होता है, मींस मोटाइल होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो फीमेल गैमीट है वो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में कन्वर्ट होगा और उसी से आगे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो जब वो नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा उस एग या ओवा के डिवीजन से, जो कि आगे चलकर जाइगोट कहलाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो अगर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस कम होंगे उसमें तो डेफिनेटली जो आगे ऑर्गेनिज्म बनेगा वो भी कम न्यूट्रिशन पाने की वजह से वीक होगा। तो वो स्ट्रांग बने, मजबूत हो और फुल्ली ग्रोथ करने के लिए या फुल ग्रोथ के लिए उसके अंदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस रहें, इसके लिए नेचर ने ये प्रोविजन किया है कि उसने फीमेल गैमीट में या एग सेल के अंदर इनफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स रखे हैं। और चूंकि उसमें साइज भी बड़ा होता है, न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए उसके लिए मूव करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। तो वो स्टेशनरी गैमीट है, अपनी जगह टिका रहने वाला। लेकिन गैमीट के बनने के बाद फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों मेल फीमेल गैमीट का एक साथ आना जरूरी है। तो इसके लिए नेचर ने ये प्रोविजन किया कि फीमेल गैमीट तो अपनी जगह रहेगी लेकिन मेल गैमीट उसके पास ट्रांसफर होके जाएगा। तो उसके लिए या तो मेल गैमीट के पास फ्लैजिला होते हैं या टेल होती है या सीलिया होते हैं जिनके थ्रू वो मूव करता है और मूव करके फीमेल गैमीट तक जाता है। चूंकि उसका न्यूक्लियस केवल फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेता है तो उसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो आगे जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसके लिए न्यूट्रिशन देने का कुछ वहां पर काम नहीं करता है, सिर्फ अपना न्यूक्लियस डोनेट करता है जो फीमेल गैमीट न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनाता है। तो इसलिए मेल गैमीट को नेचर ने मोटिलिटी प्रोवाइड की है, वो मोटाइल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर न्यूट्रिशन का अमाउंट बहुत कम है कंपेयर टू फीमेल गैमीट और वो हमेशा मूव करके पहुंचता है अप टू फीमेल गैमीट, जिसको आप चाहे एग कहिए या ओवा कहिए। तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज में पहले गैमेटोजेनेसिस होगी और उसके बाद गैमीट का ट्रांसफर होगा। नॉर्मली गैमीट ट्रांसफर के लिए लिक्विड मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, उसी में मूव करके मेल गैमीट ट्रांसफ़र होते हैं। आप याद करिए ब्रायोफाइट्स आपने 11th में पढ़ा था और एल्गी को पढ़ा था, वहाँ पर आपको कहा गया था, ख़ासतौर से ब्रायोफाइट के लिए कहा गया था कि उनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत हमेशा होती है। वो इसलिए क्योंकि उसी वाटर के साथ स्विम करके मेल गैमीट पहुंचते हैं अप टू फीमेल गैमीट। तो वाटर का जो एक मीडियम है वो बहुत सुटेबल है फॉर द फर्टिलाइजेशन, चूंकि उसके थ्रू मूव करके मेल गैमीट पहुंचते हैं और फीमेल गैमीट के पास जाकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ज़्यादातर लोअर ऑर्गेनिज्म में ये जो वाटर की रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इसीलिए होती है विच प्रोवाइड मोटिलिटी टू द मेल गैमीट। अब जो हायर प्लांट है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, उनमें वाटर की तो ज़रूरत नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, लेकिन उनके अंदर एक और चीज़ है, आपने वो नाम सुना है, पॉलन ट्यूब। ये एक तरह की हॉलो ट्यूब होती है जो पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन से बनती है और ये जाती है अप टू ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर एंटर करती है और इसके अंदर होते हैं मेल गैमीट जो पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन से बने हैं और वो बहुत आसानी से इस ट्यूब के थ्रू एंटर कर जाते हैं ओव्यूल में और जाकर फीमेल गैमीट यानी कि एग सेल के साथ फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो गैमीट ट्रांसफर के लिए या तो वाटर मीडियम की ज़रूरत होगी जैसा कि एल्गी और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स में होता है, या फिर पॉलन ट्यूब ये काम कर सकती है।
एनिमल्स में एक्वस मीडियम ही होता है स्पर्म के ट्रांसफर के लिए, जिसको आमतौर पर हम लोग मैमल्स में सेमन कहते हैं। तो सीमेन जो है उसके थ्रू जो है मेल स्पर्म ट्रांसफर करते हैं, एक तरह का एक्वस मीडियम होता है वो, और उसकी वजह से उनमें मोटिलिटी होती है और वो फीमेल गैमीट यानी कि एक्स सेल तक पहुंचते हैं। तो गैमीटोजेनेसिस हो गई, गैमीट ट्रांसफर हो गया। अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सिंगैमी। सिंगैमी, या कभी कभी एक और वर्ड है, ये क्लासिकल बायोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता था, एम्फीमिक्सिस। तो सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन ये ज्यादा सही वर्ड है, सिनोनिम है एक तरह से, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं तो वो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर फर्टिलाइजेशन में फेल हो जाते हैं मेल और फीमेल गैमीट तो फिर आगे की प्रोसेस भी रुक जाती है, नया इंडिविजुअल नहीं बन सकता है। आप याद रखिए कि फर्टिलाइजेशन जब एनिमल्स में होता है, खासतौर से मैमल्स में और ह्यूमन बींग्स में होता है, तो वहाँ पर स्पर्म मूव करके एग सेल तक जाता है, बहुत स्पेशल वहाँ पर रिएक्शन होती हैं, और उसके बाद उसका जो हेड वाला पार्ट है जिसमें न्यूक्लियस होता है वो अंदर एंटर करता है और एग सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज कर जाता है टू परफॉर्म फर्टिलाइजेशन। और जो प्लांट्स हैं जिनमें खासतौर से पॉलन ट्यूब बनती है, उसके थ्रू जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं मेल गैमीट्स। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, या आप अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें पॉलन ग्रेन मेल गैमीट तो बना देते हैं अपने जर्मिनेशन से, और वो पॉलन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऐसे पॉलन ग्रेन हैं जो जिस फ्लावर में बन रहे हैं वहां पर या तो गायनोशियम नहीं है, या फिर वो अपने फ्लावर के गायनोशियम के ऊपर जर्मिनेट नहीं कर सकते, तो उनको ट्रांसफर होना पड़ता है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर और फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन जो है वो, जिसको हिंदी में आप परागण कहते हैं, ये एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं और जिसके बाद वो गैमीट को ट्रांसफर कर देते हैं अप टू फीमेल पार्ट। तो फर्टिलाइजेशन की पहले भी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं गैमीट ट्रांसफर करने की, और वो कंप्लीट होने के बाद फर्टिलाइजेशन एक बार जब हो गया तो फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज शुरू होती है, और इसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है, और जाइगोट जो है या तो डायरेक्टली अपने आप को डिवाइड करना शुरू करता है और उसके बाद नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, या जर्मिनेट करके डायरेक्टली नया ऑर्गेनिज्म बना देता है जैसा एल्गी और फंजाई में होता है, या फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, फ्लावरिंग प्लांट और बाकी एनिमल्स में जाइगोट जो है पहले वो डेवलप होगा इन फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो, और ये एम्ब्रियो से जो है वो फिर एक नया इंडिविजुअल बनेगा। तो आप याद रखिए कि जो नई जनरेशन होती है, जो अगली जनरेशन है, उसकी जो फर्स्ट सेल है वो जाइगोट है, और इसी जाइगोट से आगे चलकर एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। अब एक बात आप यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है तो उसका डेवलपमेंट इसी सिंगल सेल से होगा, जिसको हम जाइगोट कह रहे हैं, जो एक यूनिन्यूक्लिएट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है, और ये अकेली सेल एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती है। एक पूरा ह्यूमन बीइंग जिसकी बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल्स होती हैं, करोड़ों सेल्स होती हैं, और वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसका डेवलपमेंट भी एक सिंगल जाइगोट से स्टार्ट होता है, मींस एक यूनिन्यूक्लिएट सिंगल सेल से। तो ऐसी सेल जो एक पूरी बॉडी बना सकती हो, एक पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में केपेबल हो, उनको क्या कहते हैं? आपने अगर नाम ये सुना है तो अच्छी बात है, नहीं तो आज ये सुन के याद रखिएगा, टोटीपोटेंट सेल्स कहते हैं ऐसी सेल्स को जो केपेबल होती हैं टू गिव राइज होल ऑर्गेनिज्म। ऐसी सेल जो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकती हैं उनको टोटीपोटेंट सेल्स कहते हैं, और ये जो कैपेसिटी है पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की वो कहलाती है टोटीपोटेंसी। ये आपके लिए एक अच्छा टर्म है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से। तो जाइगोट में टोटीपोटेंसी होती है, और ये नेचुरल टोटीपोटेंट सेल्स हैं जो एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बना सकती हैं।
तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो चेंजेस आते हैं उनमें जाइगोट बनता है, और जाइगोट के या तो डायरेक्ट जर्मिनेशन से नए ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं, जैसे कि एल्गी में होता है, फंजाई में होता है, लेकिन बाकी प्लांट्स में और दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाइगोट से पहले एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से नया इंडिविजुअल डेवलप होगा। जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनता है तो जाइगोट के डिवीजन होते हैं, ये टर्म याद रखिएगा, उन्हें कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज इज द सक्सेसिव डिवीजन ऑफ अ जाइगोट। तो जाइगोट के जो लगातार डिवीजन होते हैं जिसके बाद एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बनता है उन्हें क्लीवेज कहते हैं, और उसके बाद एक मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो तैयार होगा। जाइगोट को अगर आपको डिफाइन करना हो कि व्हाट इज जाइगोट, जाइगोट क्या है, तो जाइगोट इज अ फर्टिलाइज्ड ओवा और फर्टिलाइज्ड एग सेल। एक ऐसी एग सेल, एक ऐसा ओवा जिसमें फर्टिलाइजेशन हो चुका है, वो जाइगोट कहलाती है। तो जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो मेनली इस तरह से 3 फेजेस में डिवाइड रहती है। जब हम बात करते हैं कि जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से नया ऑर्गेनिज्म बन गया, प्लांट्स के केस में, खासतौर से जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स, उनके केस में जब एम्ब्रियो बनता है उसके बाद जो चेंज आते हैं उसमें वो 2 चेंजेस आते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स में ओवरी वाला पार्ट है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और जो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स हैं, हिंदी में इनको बीजांड कहते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। ये काम होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट्स में, खासतौर से एंजियोस्पर्म्स में, क्योंकि एंजियोस्पर्म अकेले ऐसे प्लांट हैं जिनमें फ्रूट भी बनते हैं और सीड्स भी बनते हैं। तो ये 2 स्ट्रक्चर जो हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बाद बनते हैं। अब आपके लिए यहाँ पर एक याद रखने के लायक बात है, अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्रूट क्या होता है, डिफाइन करिए फ्रूट को, तो आप अब डिफाइन कर सकते हैं, फ्रूट इज द फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओवरी, क्योंकि ओवरी जो है वही फ्रूट में कन्वर्ट होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर मैच्योरिटी। तो फ्रूट एक्चुअली एक ऐसी फर्टिलाइज्ड ओवरी है जो पूरी तरह से मैच्योर हो गई है। तो आप अगर डिफाइन करेंगे तो फ्रूट की डेफिनेशन होगी, फ्रूट इज द फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओवरी। अगर आपको सीड को डिफाइन करना हो तो देखिए, सीड जो है वो ओव्यूल से बने हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो सीड इज द फर्टिलाइज्ड डेवलप्ड इंटेगुमेंटेड ओव्यूल। इंटेगुमेंट का मतलब होता है कवरिंग, कोई भी कवरिंग है, हिंदी में आवरण कहते हैं। तो ओव्यूल के चारों तरफ इंटेगुमेंट या कवरिंग होती है, और आगे चलकर जब सीड बनता है ओव्यूल से तो वही इंटेगुमेंट जो है वो सीड के चारों तरफ कवरिंग बनाते हैं, जिसको हम सीड कोट कहते हैं। और सीड कोट आपको ऑलरेडी पता है 2 तरह का होगा, बाहर वाला टेस्टा कहलाता है, अंदर वाला टेगमेन कहलाता है। आप याद करिए, आपने ये टेस्टा वाला पार्ट जो है सीड की जो आउटर कवरिंग या आउटर इंटेगुमेंट होती है, ये खाने के लायक भी अक्सर होती है। अगर आपने सुना है इसके बारे में तो याद करिए आपने किस फ्रूट में सुना है कि उसमें एडिबल पार्ट जो है वो उसका सीड का टेस्टा होता है। याद करिए, अगर नहीं ध्यान है तो फिर एक बार सोचिए, आपने कहीं ऐसा कोई फ्रूट खाया है, कोई ऐसे प्लांट का पार्ट खाया है जिसमें आपने सीड का टेस्टा खाया हो? डेफिनेटली आपने खाया है पोमग्रेनेट, अनार। अनार में जो आप खाते हैं उसका सीड खाते हैं, और सीड की जो आउटर कवरिंग है, टेस्टा जो है वो जूसी होती है, उसको हम लोग खाते हैं। और नॉर्मली सीड के चारों तरफ 2 इंटेगुमेंट होती हैं, लेकिन कभी कभी तीसरी इंटेगुमेंट भी बन जाती है, और जो थर्ड इंटेगुमेंट होती है किसी भी सीड के चारों तरफ, वो कहलाती है एरिल। तो ये एरिल जो है ये थर्ड इंटेगुमेंट ऑफ सीड है, यानी कि सीड के चारों तरफ की तीसरी कवरिंग है, और ये भी कभी कभी ईडिबल होती है। ये भी आपने एक फ्रूट में खाई है, लीची में। बॉटनिकली उसको लीची चाइनेंसिस कहते हैं, और उसमें जो हम लोग लीची में खाते हैं, जो वाइट जूसी एक कवरिंग सीड के ऊपर आप खाते हैं, वो सीड की थर्ड कवरिंग है, वो थर्ड इंटेगुमेंट है उसकी, और थर्ड इंटेगुमेंट को कहते हैं एरिल। तो ये याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कि इन लीची edible part is third integument और juicy fleshy एरिल। नटमेग और मेस ये 2 स्पाइसेस के नाम हैं। आम हिंदी में आप इनको जायफल, जावित्री कहते हैं। जायफल एक सीड होता है और जावित्री उसके ऊपर की कवरिंग होती है जो एरिल होती है एक्चुअली। तो नॉनवेज बनाने में बहुत उस स्पाइस का, मसाले का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एग्जाम्पल है एरिल का।
डेफिनेटली आप बायोलॉजी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, आप अगले साल या उसके बाद जो है वो नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होंगे और प्रिपरेशन आपकी हो सकता है चल रही हो साथ में नीट के एग्ज़ाम के। तो इस तरह की चीज़ें याद रखिए, नीट एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। और ये एरिल वाला जो क्वेश्चन है कि विच इज़ द एडिबल पार्ट इन लीची, ये वैसे पहले भी जब आपका AIPMT के नाम से एग्ज़ाम होता था या CPMT के नाम से एग्ज़ाम होता था तो वहाँ भी ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर था, तो और बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अक्सर पूछा जाता है, तो ये आपके लिए काम की चीज़ है। तो ये आपके लिए एक छोटी सी आउटलाइन थी, ब्रीफ आउटलाइन थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अगर आपको कुछ डाउट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म के बारे में, कुछ टर्म्स के बारे में डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और जो आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि जो कुछ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड आपके लिए नोट्स हैं वो आपको एक PDF फाइल की फॉर्म में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप अपने नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो होप सो कि आपको ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं आपके लिए क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बायोलॉजी की सीरीज़, तो इसमें आपको अपने चैप्टर के नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो रहे हैं साथ में, और उसके साथ साथ जो आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया जा रहा है, होपफुल कि आपको वो बहुत हेल्प कर रहा होगा। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि कोई अगर टॉपिक के बीच में कोई चीज़ छूट गई है या कहीं पर आपको कुछ डाउट है तो वो आपका दूर किया जा सके। दोनों वीडियोस को प्लीज़ देखिए और उनके जो नोट्स हैं PDF फाइल की फॉर्म में उनको इस्तेमाल कीजिए। और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक वीडियो उसके बारे में भी हम करेंगे जिसमें बोर्ड एग्ज़ाम में और नीट के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो क्या क्या पॉसिबल हैं और उनको आप कैसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन को लिखना भी अपने आप में एक आर्ट है। आप बायोलॉजी के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसमें कहाँ पर डायग्राम देना है, कहाँ पर किसी चीज़ को हाईलाइट करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे बोर्ड एग्जाम में, और नीट में पॉसिबल क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्या हो सकते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए रेहान्स बायोलॉजी को, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए।